कर्ण पिशाचनी आपने अगर सिद्ध कर ली तो मतलब आप कोई भी काम करा सकते हो दुनिया में अपना। कर्ण मतलब कान। अगर आप मेरे सामने बैठे और मैंने अगर सिद्ध की हुई है तो आपको सिर्फ देख कर मैं बोलूंगा कि इसके बारे में बता दो, सब कुछ मेरे कान में आगे बता देगा। गायन का ये सबसे बड़ा रोल होता है कि अपने सबसे प्यारे लोगों की बलि दो और अपनी ताकत बढ़ाओ। आपके सामने आपके पूरे शरीर को फाड़ के अलग कर देगी वो। उस औरत के साथ कुछ ऐसा है कि हर 6 महीने के बाद जैसे सांप की कैंचुली आती है नहीं, ऐसे उसकी नई स्किन आती है। कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में पैरानॉर्मल में 4 लाख ऐसे प्रेत हैं। 4 लाख क्रीचर्स हैं ये सब। यस। अरे बाप रे। वेलकम बैक टू खूनी मंडे प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट, जहां हम कर रहे हैं स्पेशल एपिसोड्स प्रिंस सर और अक्षय वशिष्ठ के साथ, आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स एक साथ एक पॉडकास्ट में। और जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में डायन की बात करी, हम ऐसे ही और अलग अलग एंटिटीज और क्रीचर्स की बात करेंगे इस एपिसोड में। तो क्या आप रेडी हैं? तो डायनो की बातें करते करते हम एक और एपिसोड में आ गए हैं और आपके फेवरेट स्टोरी टेलर्स प्रिंस सर और अक्षय यहाँ पे मौजूद है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज और क्रीचर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा जो हमारे पॉडकास्ट में बड़े सारे लोगों ने पूछा कि, और इनफैक्ट कमेंट भी किया कि अलग अलग टाइप की डायने भी होती हैं, उसके बारे में आप बताओ हमें। 3 टाइप जो हैं, ये बहुत ऐसे टाइप हैं जो शायद लोगों को नहीं पता हो, उनके लिए कुछ नए हो। जैसे एक डायन है जो सबसे बेस लेवल पे काम करती है, उसको दहिया डायन बोलते हैं। दहिया डायन। दहिया, ओके, ठीक है। उसके बाद आती है नारवाकी डायन, नारवाकी। और उसके बाद आती है पावाकी डायन। तो ये 3 स्टेजेस पे डायन काम करती है। जैसे सबसे बेस लेवल जो है दहिया डायन, ये क्या करती है, जब कोई इंसान इनके सामने आता है या उतारे करने वाले आते हैं, जैसे तांत्रिक आए, बाबा आए, ऐसे कोई आया जो इनको परखना चाह रहे हैं, तो जो सबसे बेस लेवल की होगी वो क्या करेगी, अपने मंत्र उच्चारण करके सामने वाले के ज्ञान को चेक करेगी कि सामने वाला जो है वो उस लेवल का है भी कि ये मेरे को हरा सकता है, नहीं हरा सकता। ये हो गया बेस लेवल। फिर आता है सेकंड लेवल जो कि नारवाकी की हम बात कर रहे थे। तो वो हो गया कि मंत्र सिद्ध करके ये डायन किसी को सिद्ध करेगी, मंत्र वगैरह पढ़ के किसी को सिद्ध करती है। जैसे जिनजिन्नात हो गए या बाघ हो गया, निशी डाक हो गया, ऐसी जो एंटिटीज होती हैं ये उनसे काम करवाती है। लेकिन ये उसी तरीके से काफी हाइड रहती है क्योंकि इनको हमेशा इस बात का डर होता है कि मुझ में उतनी पावर नहीं है, इसलिए मैं सिद्ध करके काम करवा रही हूँ, तो कोई मुझसे बड़ा आके मेरी शक्तियां ना छीन ले या मेरी सिद्ध जो एंटिटीज है उनको ना छीन ले। जो तीसरी आती है पावाकी, उनका जो काम होता है वो सुप्रीम लेवल पे होता है। उनके जो वार होते हैं ना ही वो खाली जाते। और इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर उन्होंने कोई अटेम्प्ट किया तो उसका तोड़ नहीं है। तो जो पावाकी डायन है ना, इसका तो मैं भी बता सकता हूँ कि मेरे पास अभी एक ऐसा इंसिडेंट आया था, इसमें शायद ये जो रोल है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। छत्तीसगढ़ की एक इंसिडेंट है। तो जो जिसके एक लड़की, उसके भाई के साथ हुआ ये सब। उनके पड़ोस के अंदर एक परिवार रहता है। तो उस परिवार में एक तो है दादी, मतलब जो सबसे बड़ी एजेड, उनकी उम्र करीबन 60-62 साल के आसपास की होगी। दूसरा उनके बच्चे हैं, मतलब एक बड़ा लड़का है, उसकी वाइफ, प्लस उनका एक छोटा और लड़का है जो विकलांग है। 2 बच्चे और एक लड़की है जिसकी उम्र करीबन 16-17 साल के आसपास होगी। तो जो अड़ोसी पड़ोसी वाले मकान में दोनों लड़कियां फ्रेंड हैं, आपस में एक दूसरे को जानती हैं। तो जो पड़ोस वाला घर है उसमें जो बूढ़ी औरत रहती है, उनके बारे में कहा था कि वो जादू टोना करती हैं। तो कैसे पता लगा लोगों को, कैसी चीजें आउट हुई, तो बेसिकली सबसे पहले जो इनके घर में 2 मौत हुई। जिनका सबसे बड़ा बेटा था पहले उसकी मौत हुई, उसके 3-4 महीने के बाद इनकी बहू की मौत हो गई। इसके बाद इनके पड़ोस में जो ये लड़की रहती थी, इनके पड़ोस में एक और घर था, वहां पर एक आदमी की मौत हुई। लेकिन ये सब को अंदेशा था, कुछ खुलता नहीं था, और जिन्होंने इंसिडेंट शेयर किया उनको इस चीज का आइडिया नहीं था। लेकिन चीजें तब खुली जब इनके घर में कुछ हुआ। तो इस लड़की का जो भाई था, वो उनका जो बच्चा था, जो पड़ोस वाले घर में जो औरत रहती है उसके बेटे से दोस्ती थी, उनके घर पे गया। तो घर के पे गया तो उन्होंने बोला कि आज हमने मछली की सब्जी नहीं, तो मछली की सब्जी खाओ। तो जनरली वो किसी के घर कुछ खाता नहीं था, लेकिन जैसे उसने बोला वो मना ही नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कि लो बेटा ये मछली सब्जी ले जाओ, घर पे जाके खाना आराम से। तो वो लेकर आ गया, घर पे आकर उसने मछली की सब्जी खा ली। खाने के 1-2 दिन बाद से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। मतलब गले के अंदर से कुछ चुभता था और कुछ भी खाता था तो वॉमिट हो जाती थी। तो तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने देखा, रिपोर्ट सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा जिसकी वजह से इसको जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो, बट फिर भी मैं दवाई दे देता हूँ। तो दवाई चली 3-4 दिन, लेकिन दवाई से कोई आराम नहीं। कुछ भी खाना खाए वापस से वॉमिट कर दे, कुछ भी खाना खाए वापस वॉमिट कर दे। तो उसकी मम्मी ने बोला कि काम कर, तेरे को मैं
किसी को दिखा लेती हूँ, मतलब बाबा वगैरह को, हो सकता है कि मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब मानता है, तो ये सब बकवास होती है, कुछ नहीं होता, मैं ठीक हो जाऊंगा 2-4 दिन के अंदर, दवाई चल रही है। 5-7 दिन और गुजरे, तब नहीं हुआ ठीक, तो उसकी मम्मी जबरदस्ती उसको लेकर गई बाबा के पास। तो बाबा से बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है और ऐसे इसकी तबीयत खराब हो रही है, ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा बहुत उसको चेक वेक किया, और चेक करने के बाद उससे बोलते हैं कि तुमको पता है ये सब क्या हो रहा है इसके साथ? बोलते नहीं। बोले तूने मछली की सब्जी खाई थी ना उस दिन? तो उसको बाबा को कैसे पता कि मछली सब्जी खाई है? तो किसने बताया था उनको? जिस औरत से तू सब्जी लेकर आया उसी औरत ने सब कुछ किया हुआ है। तो उसने लिंक किया कि हमारे पड़ोस वाली जो बूढ़ी औरत है उसने मछली की सब्जी दी थी, मैंने वो लेकर खाई थी। तो वहां के बाद जब इन बाबा से बात की तो उन्होंने बताया कि वो कोई नॉर्मल औरत नहीं है, वो तंत्र विद्या जानती है, और उसने आज से पहले भी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ किया हुआ है। तो वहां से उन्होंने बताना शुरू किया कि उसके जो बहू बेटे मरे थे उसको किसी और ने नहीं मारा, उसने खुद नहीं मारा है, और उनकी बॉडी का जो खून है वो सारा उसने चूस लिया है। उसकी एज 60-62 साल की, लेकिन वो लगती नहीं है वैसी, वो अभी भी करीबन 35-36 साल की लगती है। फिर ये बात जब चली तो इनको उस जो एक और घर से आदमी मरा था उसके बेटे ने बताई ये बात कि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे पिताजी की जब मौत हुई थी उससे 1-2 दिन पहले मैंने इस औरत को पूरे मोहल्ले के अंदर से, पूरे लंबे लंबे बाल, बहुत लंबे बाल थे उसके, बहुत लंबे बाल खोल के बिल्कुल निर्वस्त्र घूम रही थी, माथे पे तिलक लगा हुआ था, और पूरे मोहल्ले का वो चक्कर काट रही थी। रात को 12-1 बजे के पास उस लड़के ने उसको देखा था, और उसके एक दिन बाद ही उसके फादर की डेथ हो गई थी। और तीनों जो डेथ हुई थी, तीनों के अंदर उनकी जो डेड बॉडी मिली थी वैसी थी कि किसी ने उसको खून चूस लिया हो। और ये जो लड़की ये भी बताती है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, उस औरत के साथ कुछ ऐसा है कि हर 6 महीने के बाद जैसे सांप की कैंचुली आती है ना, नई, ऐसे उसकी नई स्किन आती है। तो कई बार उसको पास से उसने देखा कि पड़ोस में तो रहती है, तो उसकी स्किन ऐसे उतरी हुई होती है खड्डे से, मतलब जैसे सांप कैंचुली उतारता है ना, ऐसा। तो कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली वो वहां पर एक डायन है जिसने ना अपने बच्चों को छोड़ा है ना आसपास के लोगों को छोड़ा है, और अब भी वो वहीं रहती है, और अभी वहां का पूरा मोहल्ला डरता है कि पता नहीं भी और कितने लोगों को ये खाएगी। बाप रे। हो सकता है कि मतलब वो उस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी हो, जब भी वो चाहे किसी को भी मार के, मतलब जैसे बताया ना अक्षय भाई ने कि एक बार वार कर दिया तो वो खाली नहीं जाएगा। तो उसने जो अपना प्रे सिलेक्ट कर लिया, वो प्रे को तो खत्म करके छूटती है। अब वो लेवल क्या हो सकता है वी डोंट नो, बट हो सकता है कि जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया उसके अंदर वो पावाकी वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर जाके बिल्कुल फिट बैठती हो। और ये ऐसा भी होता है कि जैसे ये डायने, जैसे ये जो पावाकी डायन है, ये बाकी जो नीचे के लेवल हैं उन सब डायनों को कंट्रोल करती हो, उन सब से ही अपना काम करवाती हो। ऐसा भी बड़ा कॉमन हो सकता है। इनफैक्ट एक प्रोमो है इसी का, जादू तेरी नजर शो का, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखना, और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जैसे इस प्रोमो में दिखा कि एक हेड डायन है और बाकी डायनों से एक अपना काम करा रही है या एक रिचुअल करा रही है। तो ऐसे ही डायने बाकी डायनों से या बाकी एंटिटीज से अपना काम करवाती हैं। हमें पता नहीं चलता कि डायन हमारे बीच में रह रही है, हमारे साथ है, हमारे आगे पीछे है। तो क्या हो रहा था, एक फैमिली थी, उसमें आई थिंक पंजाब या चंडीगढ़ की कहीं से रियल इंसिडेंट आया था मेरे पास, बताने वाला आउट ऑफ इंडिया का है। उसने बताया था कि भैया जब मैं छोटा था 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में, तब मैंने देखा था मेरी दोस्त की दीदी के साथ। ये दोस्त की दीदी और मम्मी कहीं रिश्तेदार की शादी अटेंड करके वापस आए थे, ट्रेन से गए थे, ट्रेन से ही आए थे, अपने घर पे वापस आए। तो ये जो बच्चे थे उस टाइम पे, बताने वाला जो है ये बता रहा था कि हम फुटबॉल खेला करते थे, सबसे फेवरेट गेम था। घर के पीछे एक छोटा सा पार्क था, और पहले के टाइम पे जो घर बनते थे कच्चे, उनकी दीवारों में ना छेद होते थे, ऐसे ऐसे छेद बनाते थे जैसे स्क्वायर ट्रायंगल टाइप। तो ये वहां से देखते थे कि घर में क्या चल रहा है, कोई डांटेगा तो एकदम से मम्मी चिल्लाती है तो मम्मी के हाथ में कोई बेलन तो नहीं है, चिमटा तो नहीं है मारने के लिए। ये फुटबॉल खेलते थे 2-3 जने जो भी थे, और वहीं से देखते रहते थे। तो एक दिन ये क्या देखते, जब मम्मी और दीदी वापिस आए कमरे में, तो रात को दीदी का कमरा अलग था और ये लड़का अपने मम्मी पापा के साथ सोता था, जो दोस्त था। ये आवाज आती है इनके कमरे से, साइड वाले कमरे से, कि अचानक से कोई बहुत जोर से गिरा है, धम करके आवाज आई। तो सबसे पहले लड़का उठा कि मम्मी पापा मैं देख के आता हूँ क्या है। ये गया तो इसने देखा कि जो इसकी दीदी है
वो बेड पे बैठी हुई है, बेड पे बैठी हुई, उसके हाथ में कोई जानवर है जिसे वो खा रही है और पूरे फेस पे ब्लड ही ब्लड है। ये भागा, गिरता पड़ता है, इसने मम्मी पापा को बताया और ये बता के सीधा रजाई में घुस गया कि आप जाके देखो, मैं नहीं जाऊंगा। जब वो लोग आके देखते हैं तो क्या हुआ, वो उसकी जो दीदी थी उन्होंने बस मम्मी पापा को देखा और सीधा बेड के नीचे सरक गई। अब इन्होंने बाहर निकाला। और एक चीज जो और देखने वाली थी कि जब लाइट ऑन करी ना तो उसकी आंखों पे इस तरीके से रोशनी लगी, वो ऐसे करने लगी, मतलब वो रोशनी से ही भागी नीचे। भाई ने जब जलाया तब तक तो वो चल रहा था जो भी जानवर था, उसके बाद वो रोशनी देख के एकदम से नीचे घुस गई। भाई इनके मम्मी पापा को लगा है तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया इसका। अगले दिन उस रात को बंद कर दिया, उसे सुलाया, वो नॉर्मल हुई धीरे धीरे करके। अब इनके भी अपनी खुद की कुछ प्रेयर्स होती हैं जो ये यूज करते हैं, गंगा जल छिड़का गया तो उस टाइम पे वो शांत हो गई। अगले दिन फिर वही सीन कि दिन में वो पता क्या करती है, दिन में अपने कमरे में रहेगी लाइट ऑफ करके, और रात को निकलती थी वो, जैसे खाना वाना बना रहे चूल्हे पे, रात को जाके बैठेगी छत पे और चांद की तरफ देखती रहेगी और गर्दन की मूवमेंट ऐसे होती, यूं यूं ऐसे। अब उनको घर वालों को समझ नहीं आ रहा, और जैसे ही रात को वो अपने कमरे में वापस आ जाएगी, उसके बाद सिर्फ उसके कमरे से धम गिरने की उठने की आवाज आएगी बार बार। कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, समझ नहीं आ रहा इस चीज को। ये इनके साथ लगातार 8 से 10 दिन चलता रहा और इन्हें इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं गया कि ऐसा कुछ पैरानॉर्मल भी हो सकता है। उन्हें लग रहा था यार इसकी ना बुद्धि खराब हो गई या कुछ ना कुछ हो गया। जब भी ये किसी तांत्रिक से बात करते, जब भी किसी बाबा से बात करते, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो ये 8-10 दिन जब सब कुछ चलता रहा तो किस्मत की बात होती है कि घर के सामने से कोई इंसान जा रहा था, उसने इनकी घर की तरफ देखा और उसे समझ नहीं आया कि इनके घर से इतनी नेगेटिव वाइब्स क्यों आ रही है। कोई पहुंचा हुआ इंसान होगा, उसने नॉक करा तो जैसे ही इसने कदम रखा ना इस इंसान ने, तो जो बच्ची कमरे में थी वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि इसे भगा दो, इसे भगा दो, ये अंदर नहीं आना चाहिए। तो इसको तो डर है नहीं पहुंचे हुए इंसान को, अब वो कोई बाबा हो कोई भी हो, हुलिये से पता नहीं चल रहा था। तो ये अंदर आते हैं, जो बाबा आए और बताते कि तुम्हारे घर में कोई दिक्कत चल रही है क्या। तो अब जब सामने से कोई आता है तो आपका एक ट्रस्ट बन जाता है कि यार ये तो कोई पहुंचा हुआ आदमी है। तो इनकी मम्मी बताती है कि ऐसे ऐसे जो है ये लड़की के साथ दिक्कत चल रही है। अब आधे से ज्यादा पंडित और तांत्रिक इनके घर पे भी नहीं आते थे क्योंकि इसके पापा थे पुलिस में। अगर कुछ बच्ची को हुआ तो हाथ पैर तोड़ देंगे और साला फ्रॉड करेगा तो भी जेल के अंदर। तो जब ये आए, इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बच्ची के साथ दिक्कत चल रही है। इन्होंने बस इस तरीके से देखा गेट की तरफ और इन्होंने बोल दिया मैं आज तो कहीं और जा रहा था, मेरी नजर पड़ गई आपके घर की तरफ, मैं आज तो नहीं कल आऊंगा, लेकिन कल आने से पहले मैं जो सामान आपको बता रहा हूँ मंगा लो। पता नहीं कुछ चीजें मंगाई थी, जैसे कि कुछ मछली वगैरह मंगाई थी, कोई सामान मंगाया था जैसे टोटके का सामान वामान होता है, ग्लास, हाँ, और ये बोला था 7 ग्लास 1 2 3 4 5 इसके गेट के आगे रख देना और एक बाल्टी में पानी रख देना। तो ये आंगन है, यहीं पे मैं करूंगा, जो भी करूंगा कल शाम को आके मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये बच्चे सुन रहे थे सब कुछ, जो फुटबॉल खेलने वाले थे, इनको तो भाई वो इंटरेस्ट मिल गया कि कल क्या होने वाला, मजा आएगा। तो ये अपने फुटबॉल खेलने अगले दिन गए। इनकी मम्मी ने बोल भी दिया था कि तुम लोग जाओ खेल लो अपना, पर ये देख रहे थे उस छेद में से कि घर में चल क्या रहा है। तो इसने बताया लड़के ने कि मैं भी वहीं था, मेरा दोस्त भी वहीं, और उसकी दीदी अपने कमरे में थी। जैसे ही वो सही करने वाले आते हैं, अंदर घुसे, कमरा बिल्कुल शांत, क्योंकि वो 8 गिलास का कोई टोटका था जिससे उसे शांत कर रखा था। वो अंदर आते हैं, उन्होंने 1 गिलास हटाया, 2 3 4 5 6 पे एकदम से अंदर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई अपना सर दे के मार रहा है दीवार पे या गेट पे, धम धम। फिर 7वां गिलास हटाती चिल्लाने की आवाज आनी स्टार्ट हो गई कि नहीं छोड़ूंगी, हट जाए यहाँ से। शयाने को बुलाया, शयाना बोलते हैं इन्हें, कि शयाने को बुलाया, फलाने को मेरे को हटाने के लिए, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। उसने कहा आराम से। जैसे वो गेट से बाहर निकली, उन्होंने साहब बोला तसल्ली से चुपचाप आके बैठ जाए इस घेरे में। अब सबको उम्मीद थी उछल कूद होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं हुआ। उछल के तसल्ली से आई और अपने घेरे में बैठ गई। अब इन्होंने पूछना शुरू करा कि क्या दिक्कत है, क्या हुआ, नहीं बता रही नहीं बता रही नहीं बता रही। थोड़ी देर में उन्होंने क्या करा, पानी उठा के और मारना स्टार्ट करा, इधर उधर रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करा। तो ये अचानक से क्या करती है, लड़की उल्लू की पोजीशन में आके बैठ जाती है और गर्दन को यूं यूं अपना कटक कटक करना स्टार्ट करती है। अब ये हैरान हो जाते हैं कि ये क्या सीन है भाई। थोड़ी देर में फिर रिचुअल परफॉर्म करते हैं, पूछते हैं कौन है, तो एकदम से औरत बन के बैठ जाती है और फिर चिल्लाना शुरू कर देती, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। पोजीशन में आ गई, उल्लू बन गई। फेशियल वैसा नहीं हुआ, मतलब पोजीशन ऐसी ले ली कि बिल्कुल बैठ के
और गर्दन सीधी करके इस तरीके से करना स्टार्ट कर दिया। अब सामने से इनको कंफ्यूजन हो रही थी कि कभी कोई बन रही है, कभी कोई बन रही है, तो इन्होंने सोचा उल्लू वाली को छोड़ो, पहले जो बोल रहा है उससे बात करते हैं। तो इन्होंने बात शुरू की कि कौन है, किसने भेजा है। तो एकदम से वो खुद बताते हैं कि इन्होंने ही तो संतरा खाया था उस औरत के हाथ से जब ये ट्रेन से वापस आ रहे थे। तो इनकी मम्मी को देखते कि ऐसा कुछ हुआ था। तो वो मम्मी उधर से कहती है हाँ। फिर पूछते क्या हुआ था। बोले एक अनजान औरत मिली थी, बच्चे की काफी तारीफ कर रही थी, उसने एक संतरा दिया था। तो बोलते कि संतरे में क्या था। उस एंटिटी से पूछते कि संतरे में था क्या। तो वो बताते कि एक तो मैं था और एक उल्लू की आत्मा को सिद्ध करके उस संतरे में उसका खून डाल रखा था। तो इससे पूछा गया कि बच्ची ने बताया कि संतरा अजीब सा था। तो वो बोलती है हाँ, बच्ची बता रही थी कि कड़वा सा संतरा था। तो बोले कि खाया क्यों, लिया क्यों। तो पहले गांव देहात में ऐसा होता था कि कोई औरत मिल गई तो ले बेटा भूख लग रही है तो खा ले, तो खा लेते थे। अब तो इस चीज की अवेयरनेस है। तो पूछा गया अब कैसे जाओगे, क्योंकि निकालना तो है। तो उसने शुरू में तो बोला मैं नहीं जाऊंगी, इसने तो अपने हाथ से हमें चीजों को बुलाया है, हम क्यों जाएंगे। काफी उससे बोला गया नहीं ऐसा तो नहीं होगा, जाना तो पड़ेगा आपको। तो फिर उसने बोला कि जब पता चल गया कि ये निकाल के ही मानेगा, चिमटे मारने शुरू कर दिए थे उसे कि निकल 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 निकल, जाना पड़ेगा तेरे को, बच्ची को छोड़। तो उसने बोला कि मेरे को एक काम करो, मिठाई मंगाओ और चलता नाला है घर के बाहर, उसमें छोड़ दो। मेरे को नाले से ही सिद्ध करा गया था, मतलब नाले पे बैठा था मैं, वहीं से मेरे को उठाया गया, नाले पे छोड़ दो, मैं कहीं जाके बैठ जाऊंगा। उसे नाले से छोड़ दिया। अब वो उल्लू की स्पिरिट वो फिर वैसे ही उकड़ू होके बैठ गई। उसे बार बार मार रहे हैं। जो करने वाले थे उन्हें पता था मुश्किल से 2 मिनट मिलेंगे जब ये उल्लू की स्पिरिट इसमें से निकलेगी, और उसी टाइम पे रिचुअल खत्म होगा और उसी टाइम पे लड़की को कुछ ऐसा यंत्र दिया जाएगा जिसकी वजह से अपने कमरे में जाके वापस बैठेगी। और उल्लू की आत्मा घर से जाएगी नहीं, वो बाहर बैठेगी 1 हफ्ता। तो 1 हफ्ते तक लड़की को बाहर नहीं निकालना है, मम्मी ने सब कुछ बता दिया था। तो अपना रिचुअल परफॉर्म करते रहे। एक टाइम ऐसा आया जब वो लड़की वहीं पर बेहोश होगी, तभी के तभी उसके हाथ पैरों में यंत्र मारा गया और जो मम्मी थी और जो वो थे ठीक करने वाले, उसे कमरे में बंद कर दिया उन्होंने। उसके बाद वो जो एंटिटी थी वो बैठी। उन्होंने बताया था कि जब आप बाहर आओगे ना तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आगे पीछे किसी के उड़ने की वो पंखों की आवाज आ रही है, तो घबराना मत। तो इसकी मम्मी बोली कि ये कैसे पता चला उल्लू की आत्मा। बोली तो उन्होंने बता दिया, पता तो आपको ही चला होगा, आपकी लड़की रात को बैठती तो थी, आप बता रहे थे, वो बैठ के चांद को देखती रहती थी, दिन में आंखें छुपाती थी, सब कुछ तो थी सिम्टम्स, आपको पता नहीं चला। फिर बताया गया कि 1 हफ्ते बाद तो ठीक हो गया था सब कुछ, उस लड़की ने बाहर आना बंद कर दिया था। जब 1 हफ्ते बाद वो आई थी तब वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन साक्षात उन्होंने ये चीज बता दी थी कि वो और कोई नहीं थी, ये डायन का हमला था जो आपकी बेटी पे हुआ था। आपकी बेटी की खूबसूरती पसंद आ गई थी उसे, सुंदरता के चक्कर में उसने क्या करा, वो टोटका दे दिया। अभी अगर चली जाती तो इसकी खूबसूरती उस डायन को मिल जाती। तो ये जो 2 एंटिटीज थी, उल्लू की आत्मा और एक और आत्मा, एक आत्मा जो थी वो जिन्नात की किसी की थी, जो जिन छोड़ रखा था, जो लेने आया था। ये बड़े अलग अलग एंटिटीज होती हैं। जैसे उल्लू का एक माना जाता है कि बंगाल में पेचा पेची करके एक मॉन्स्टर माना जाता है, वो भी ऐसे खून चूस के वैम्पायर की तरह खून चूस लेता है। मतलब जंगलों में मिलता है वो बंगाल। आप जाओ कभी जंगलों में तो वो आपको मिलेगा, ऐसे लाल आंखें चमकेंगी अंधेरे में और वो आप पे हमला करेगा वैम्पायर जैसा बिल्कुल, और खून चूस लेगा आपका पूरा और मार देगा आपको। सेम ऐसे निशिडाक का भी है। मम्मी और बेटी जा रही थी कहीं अपने नाना के यहाँ पे होके आई थी किसी फेस्टिवल के टाइम पे। तो जब वो वापस आए ना, ट्रेन जहाँ रुकी थी, अब तो बहुत पुराना इंसिडेंट है तो मुझे याद भी नहीं है, उसमें क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं वॉशरूम यूज करते हैं, ट्रेन अभी रुकेगी क्योंकि कोई छोटा स्टेशन है, थोड़ा सा है टाइम, क्योंकि वहां पे जो वो थे दिखा था कि वो जो ड्राइवर्स वगैरह वो भी उतर के गए हैं किसी काम से, कोई सिग्नल वगैरह पिक करना होगा उनको। तो जब ये दोनों गए, इन्होंने वॉशरूम यूज किया, तो बेटी को बाहर से मम्मी की आवाज आ रही है और मम्मी को बेटी की आवाज आ रही कि आजा अब आजा। बेटी को ये आवाज आ रही कि मम्मी बोल रही है ऐसे वसुंधरा है, वसुंधरा चल बेटा, चल क्यों नहीं रही है। अब ये पीछे पलट के देख रही कि मैंने यूज भी नहीं करा, मम्मी एकदम से क्यों बुला रही है, और मम्मी तो खुद गई है ना, गेट खुलने की आवाज आ रही है। तो ये लोग थोड़ी देर में बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद सबसे पहले तो इन्होंने वो होता ना जो पैसे कलेक्ट करने वाला होता है वॉशरूम के, उसकी शक्ल देखी, वो ही ऐसा लग रहा है जैसे यही पोजेस्ड है। उसके सामने पैसे रख रहे, वो पैसे रख रहे हैं। चलो ये सोचे कि ये नींद में हो रहा होगा, नशे वशे करे होंगे। ये आके अपने ट्रेन में बैठे, ट्रेन थोड़ी देर में निकल गई। अब जब ये घर आए, घर में इन्हें अजीब अजीब सी चीजें महसूस हो रही थी। इनको पोजेशन की एक्टिविटी नहीं थी, इनको बार बार ऐसे सपने आते कि उसी रेलवे स्टेशन पे चलते हैं, उसी रेलवे स्टेशन पे चलते हैं। अब
एक सीन जो हुआ था, जब ये लोग उस स्टेशन पे उतरे थे, उस स्टेशन पे कोई भी नहीं था, तो वॉशरूम के बाहर था कौन? अब इनके दिमाग में ये भी क्वेश्चन चले। लेकिन जो बार बार चीजें इनके घर में हो रही थी कि बार बार किसी लड़की की आवाज है, माँ को लगे बेटी बुला रही है, बेटी को लगे माँ बुला रही है, तो इन्होंने जब कंसल्ट किया था ना किसी से, तो इनको पता चला कि एक्चुअली में आपको निशिडाक टकराई थी। निशिडाक एक एंटिटी होती है जो आपको 3 बार आवाज देती है। अगर आप उसकी आवाज में आ गए तो वो आपको उस लोकेशन से ले जाएगी। अब वो कहाँ ले जाना चाहती है ये नहीं पता, लेकिन जंगलों में ले जाएगी। और सीधा उसका मारने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। आपके सामने आपके पूरे शरीर को फाड़ के अलग कर देगी, वो बीच में से चीर देगी बिल्कुल। तो ये प्यारा हाँ कि आपको ऐसी मौत मिली हाँ, कि आप सीधा खत्म। मुझे लगा जेन्युइनली तो कह रहा है बहुत प्यारा, बहुत अच्छा है, कुछ ऐसे नॉर्मल डेथ का पता ये है, एक लेकिन जनता के लिए था कि अच्छा बहुत प्यारा है, बट उसका यही तरीका है कि हाँ। बीच में से आपको फाड़ देगी। और ये भी कहते हैं कि ये किस्मत वाली ही चीज है दिव्य भाई, की उसकी जो आवाज है उसमें इतना वशीकरण होता है कि कोई इतना इन्वॉल्व मतलब बच गया। ये किस्मत वाली बात है, वरना कहते कि निशिडाक अगर आई, ये बंगाल की अर्बन लेजेंड है कि निशिडाक अगर आई और उसने आवाज दी तो आप जाओगे ही जाओगे उसके साथ, वश में कर लेती है क्योंकि वो आपका कोई जो सबसे प्यारा है। प्यारा होगा ना, उसी की आवाज में आपको बुलाएगी। फिर वशीकरण तो है, पावर तो है ही उसके पास, तो वो तो रहेगा ही रहेगा हमेशा। इसे भी डायन के एक रूप से ही जोड़ा जाता है निशिडाक को। ऐसे कितनी सारी एंटिटी है ना, पिशाचनी है, कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी है, योगिनी है, शंकिनी, डंकिनी, डंकिनी, पिशाचिनी, डाकिनी, शाकिनी, प्रेतनी, बहुत सारा होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अभी भाई ने बताया कि यौवन चाहिए होता है, मतलब बेसिकली उसको उसका सुंदरता खूबसूरती, पसंद आ हाँ। गई तो सुंदरता ले ली। तो ऐसे एक स्टोरी है मेरे पास भी, इसमें ना बहुत अमेजिंग है, वो बहुत अलग उस तरह की है। वो उसमें मतलब होता है ना कि ऐसा कहा जाता है चुड़ैलों के लिए कि उनको जिसके शरीर में जो चीज पसंद आ गई उसको लेने में उसके पीछे पहुंच जाती है। आप उन्हें देख पाओ ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं से देख सकती है। तो ये पुरानी स्टोरी है। इसमें बेसिकली 3 लोग मेजरली इन्वॉल्व थे। तो एक बंदा था जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट किया करता था। तो इसके पास एक प्रोजेक्ट आया था कि अलग अलग टाइप के कीड़े जो होते हैं इंडिया में, इंसेक्ट्स, उनके ऊपर उसको डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। आपने डिस्कवरी देखा होगा तो लोग, तो उसने 3-4 जंगल अपने शूट वो कर लिए थे लोकेट कि यहाँ मुझे जाना है। तो 3 लोकेशन कंप्लीट हो गई थी। फाइनल डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट करने के लिए तिरुवनंतपुरम के जंगलों में जाना था। तो उसने टाइम डिसाइड किया कि मैं बारिश के टाइम पे वहाँ पे जाऊंगा, क्योंकि बारिश के टाइम पर जमीन में पानी जाता है तो कीड़े निकल के बाहर आते हैं, तो मेरे को ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आसानी से मुझे मिल जाएंगे। तो ठीक है। अच्छा, वहाँ जंगल बहुत होते हैं, वैसे तो टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन रेनी सीजन में बहुत बारिश होती है तो लोग जनरली अवॉइड करते हैं वहाँ जाना। तो ये था, इसकी वाइफ थी और इनका एक कॉमन फ्रेंड था। ये 3 लोग थे मेजरली जो काम किया करते थे साथ में। तो इन्होंने अपना रिजॉर्ट बुक किया। तो जंगल था, उसके जस्ट बाहर या आउटर में एक रिजॉर्ट बुक किया इन्होंने। ये लोग केरल के तो जंगल भी घने हैं एकदम, बहुत भयंकर, वो तो डेंस है ना, मतलब आई थिंक रेन फॉरेस्ट ही होते हैं वो, तो बहुत ज्यादा डेंस भी रहते हैं। तो ये लोग पहुंचे वहां पे रिजॉर्ट में अपना कैमरा वैमरा सारा सेटअप लेकर। तो वहां जब पहुंचे तो जो रिजॉर्ट था उसमें ज्यादा स्टाफ नहीं था, 3-4 लोग थे। तो एक बूढ़े से अंकल थे जो उनका सामान लेकर आए ट्रॉली में रख के। तो सामान देखकर उनसे बोलते हैं कि भैया क्या शूट वूट करने आए हो, क्या पिक्चर बनाने आए हो? तो बोलते हैं हाँ हम शूट करते हैं पर पिक्चर नहीं बनाते, हम तो डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं। बोले ये क्या होता है? बोला आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा हो या नेशनल ज्योग्राफिक देखा हो, जानवरों के पिक्चर बनाते हैं। बोला अच्छा समझ गया साहब, चलो कोई बात नहीं। तो जा रहे हैं अंदर, अब कोई टूरिस्ट ही नहीं है, सिर्फ होटल के स्टाफ के 4 लोग हैं। तो रिसेप्शन पे पहुंचते हैं, चेक इन करते हैं। फिर उनके दिमाग में डाउट आता है तो उससे पूछते हैं कि भैया क्या चक्कर है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस रिजॉर्ट में? तो अरे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये रिजॉर्ट सीजन के टाइम पे फुल होता है, आपको मिलेगा ही नहीं रूम। आप आए हो बारिश के टाइम पर, ऑफ सीजन, बारिश में यहाँ कोई नहीं आता। तो आप आए हो, आपका काम है इसलिए। बोला हाँ यार हमें तो मतलब ये शूट करना है इसलिए। बोला आप आराम से शूट करो, यहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाकी बाबा हैं जो भी आपको काम चाहिए उनसे तो ये आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है। वो सामान वामान लेके केयर टेकर थे, मतलब वहीं पे काम करते थे। उम्र होगी करीबन 60-65 साल के आसपास की। तो वो गए, उनको रूम में छोड़ा, बोला कि साहब आराम से आप तो शूट वगैरह करो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, ये मेरा नंबर है, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को फोन कर देना। बोले ठीक। गए, अपना फ्रेश हुए और वो तो निकल लिए जंगल में। पूरा दिन जंगल घूमे, शाम को करीबन 5:30-6 बजे के आसपास वापस आए। आकर फिर फ्रेश हुए तो उस टाइम बारिश रुकी हुई थी। तो उन्होंने
उनको बोल दिया होटल वालों को, भाई बाहर लॉन में हमारे लिए वो बॉनफायर जला दो, तो हम वहीं बैठेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो तीनों बैठे अपना ड्रिंक्स वगैरह कर रहे थे। रात को करीबन 8:30-9 बजे के आसपास वो जो बूढ़े बाबा थे वो जाते हैं, तो जाते उनकी नजर पड़ती है उन तीनों पे बैठे हुए। तो जाते हुए बोलता है कि अच्छा साहब, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ, और वैसे तो कोई जरूरत है नहीं ऐसे तो कोई, बट फिर भी कोई आपको दिक्कत लगे तो आप मुझे फोन कर लेना, मैं निकलता हूँ। तो जैसे निकलने लगे तो जैसे अपन बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो बोले यार बाबा रुको, आओ थोड़ा हमें बताओ इस जगह के बारे में, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे उनसे बातचीत करे तो उन्होंने बताना शुरू किया। तभी जो उस बंदे की वाइफ थी, तो सामने क्या है, पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी लाइट जल रही थी, मतलब दिया है कुछ ऐसा, मंदिर सा दिख रहा था शेप, थोड़ा चांद की रोशनी में। तो बोलते कि बाबा ये बताओ ये मंदिर क्या है। तो उतना बोलते बाबा के मुंह का रंग उड़ गया, रंग का ऐसे मुंह का बिल्कुल कलर चेंज हो गया कि ये क्या पूछ लिया। बोलते कि कुछ नहीं मैम साहब, कुछ नहीं है। तो बोलते कि आप इतना घबरा क्यों गए इसके बारे में बात करते। बोले मैम साहब ये बहुत खतरनाक जगह है, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तो बोलते ऐसा क्यों। तो देखो आप शहर के लोग हो, खतरनाक जगह बोल रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो। हाँ मतलब उनके लिए खतरनाक जगह है, लेकिन अब आप शहर के लोग हो, मैं आपको बताऊंगा, आप इस चीज का मजाक उड़ाओगे, मानोगे तो हो नहीं, क्योंकि हमारे गांव वालों की बातों पे तो आप विश्वास वैसे ही नहीं करते हो। तो बोलती नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप तो बताओ। बोलते नहीं मैम साहब जाने दो, मैं निकलता हूँ। बोलते अरे बाबा प्लीज बैठो बताओ। अच्छा हम आपकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। तो बोलता है बाबा, बोलते हैं कि वहां पर एक चुड़ैल रहती है। जैसे उन्होंने बोला सब हंसने लग गए। देखा मैंने कहा था ना आपसे, इसलिए मना कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप रहने दो। तो बोलते नहीं अब हम नहीं हंसेंगे, अच्छा आप बैठो, आप तो कहानी की तरह सुना दो कि जो भी है हम कुछ नहीं कहेंगे। तो उसमें चलो ठीक है, आप इतना बोल रहे हो। अब तो बूढ़े लोगों की देखो आदत होती है, उनको एक बार बोल दो ना बोलने के, तो फिर वो थोड़ा सा रेस्ट करने बाद सेटल हो जाते। तो सेटल हो गए। उन्होंने बताना शुरू किया कि आज से करीबन 80-100 साल पहले की बात है, तब ये सब कुछ नहीं था, हमारा एक छोटा सा गांव था और ये पूरा जंगल था। ये जो ऊपर है ये मंदिर हुआ करता था, और पता नहीं कहाँ से यहाँ पर एक चुड़ैल आके रहने लग गई। तो आपको कैसे पता लगा चुड़ैल आके रहने लग गई। उसने बताया कि पहले गांव में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ ना, ये हमारे गांव से और आसपास के 2-3 गांव से रात में अचानक से जवान लड़कियां या फिर छोटी बच्चियां गायब हो जाती थी। घर में सोई है और सुबह गायब है, कहीं शाम के टाइम पर किसी एक घर से दूसरे घर जा रही, बीच में से कहीं पे गायब हो गई, उसका कोई नामो निशान नहीं है। कई बार जानवर जो बकरियां भेड़ गाय चराते हैं, उन लोगों ने जंगल में जो चराने जाते थे, उन्होंने एक बहुत खतरनाक दिखने वाली बूढ़ी सी एक औरत को देखा जो बहुत डरावनी दिखती थी। वो इतनी डरावनी थी कि उसको देख के ही मतलब आदमी का दिल दहल जाए। बिल्कुल बूढ़ी सी, बहुत लंबी सी उसकी नाक थी, बड़े अजीब से उसके दांत थे। तो 1-2 लोगों ने उसे देखा और तब से गांव के अंदर ये बात फैल गई कि गांव में उधर ऊपर चुड़ैल रहती है। लेकिन सब लोग उससे डरते थे, और दूसरा किसी के पास सबूत नहीं था कि वो चुड़ैल वहां पर मतलब वो ही इनके गांव के बच्चों को उठा के लेके जा रही है। तो 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी तो गांव के लोगों ने इकट्ठे हुए बोला कि यार चाहे कुछ भी हो, इसको तो मजा चखा के आना है, इसको यही है जो कर रही है। तो ऐसे गांव की पूरी लोग इकट्ठे हुए, सारे मर्द, जवान, बूढ़े सब, और सब लोगों ने अपने अपने हथियार उठाए, किसी ने लाठी, किसी ने गंडासा, किसी ने कुल्हाड़ी, और सब पहुंच गए ऊपर वहां पे मंदिर। वहां पे जाके उन्होंने आवाज लगाई कि चुड़ैल बाहर निकल। तो पहले तो कोई नहीं आया, फिर 2-3 बार जब आवाज निकाली तो सामने से वो चुड़ैल बाहर निकल के आई। अब जो ये सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि बूढ़ी सी और बताएगी गंदी सी, वहां पे एक बहुत ही सुंदर मतलब 25-26 साल की एक सुंदर युवती निकल के बाहर आई। उसको देखते सबके सब अवाक रह गए कि ये क्या हुआ, हम तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो खुसर फुसर चालू हो गई, और जो युवा दिल थे तो आप समझते हैं, तो वो उसको स्कैन करने लग गए पूरा। आप उसमें बात को ये चुड़ैल है क्या, ऐसे चल रहा सब कुछ। तो फिर सब लोगों को समझ में आ गया कि हम जो रिलेट करना चाह रहे हैं वो रिलेट हो रहा है। ये थी बूढ़ी, लेकिन इस तरह से बच्चों को उठा के और इसने अपनी एज को वापस से कम कर लिया। उनका सरपंच जो बोलता है क्या चुड़ैल तो हमारे गांव से बच्चे उठाने क्यों आती है। तो बोलती कि मैं तुम्हारे गांव की आऊंगी। तो बोलते नहीं, हमको पता है कि तू हमारे यहाँ से और हमारे आसपास के गांव से बच्चे उठाती, जब भी तेरी उम्र कम होती जा रही है। तो बोलती कि बकवास मत करो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारे से बच्चे उठाती हूँ। तो बोलते सबूत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अब क्या दोबारा अगर तुम्हारे गांव में आई ना तो हम सबूत की बात नहीं करेंगे, तेरे को खत्म कर देंगे। तो वो भी कम नहीं थी, लोग उससे डरते भी थे। मतलब तुम मुझे खत्म करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, अगर तुम लोग अभी गए नहीं ना तो मैं तुम सबको यही खत्म कर दूंगी। तो इस तरह से इनके बीच में थोड़े से डायलॉग्स एक्सचेंज हुए, बट अल्टीमेटली गाँव वालों ने बोल दिया कि आखिरी बार है, अब की बार अगर हम आए ना तो तुझे मार के ही जाएंगे। तो बोले ठीक है चलो, निकल गए। अब 2-3 लोग बोलने वाले होते हैं, बाकी सब देखने और ऑब्जर्व करने वाले होते हैं। सब लोग नीचे आए तो जवान लड़के थे, उनमें से लड़का बोलता अबे तूने देखा। तो बोलता है क्या।
बोले उस चुड़ैल के दाहिने पैर में अंगूठा नहीं है। तो वो बहुत डिटेल से उसको स्कैन कर रहा था। अब सबको ये खबर फैल गई कि उस चुड़ैल के दाहिने पैर में अंगूठा नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोग्राम हुआ उसके करीबन 2 महीने तक किसी तरह की गांव में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। गांव वाले निश्चिंत हो गए, हमने जो काम किया था कर दिया, अब वो अपने गांव आ नहीं रही तो अपन चिंता नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद एक दिन रात के टाइम 11 बजे के आसपास गांव में हल्ला मच गया कि फला फला की बेटी को गायब हो गई घर में सोते हुए। सबको लगा फिर से कुछ ना कुछ हुआ है। पूरा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गया। अब उस घर में क्या था, उस दिन गोबर का लेप हुआ था। पुराने गांव में गोबर मिट्टी का लेप होता था। तो सब लोग पहुंचे तो उन्होंने बताया कि भाई हमारी बेटी थी, यहाँ बीच में सो रही थी, इसको उठा के ले गई। तो जब सब लोगों ने देखा तो उसमें पैरों के निशान थे, किसी के चलने के, गीले उस पे, और उनमें उस पैरों के निशान में दाहिने पैर का अंगूठा गायब था। तब सब कंफर्म हो गई कौन आया था। हाथों हाथ सब लोगों ने उठाए अपने हथियार, मशाल वशाल, सीधा पहुंचे ऊपर पहुंचकर वो जैसे चुड़ैल बाहर निकले, उससे कोई बातचीत नहीं कि उसको मारना पीटना शुरू किया। मार पीट कर उसको फंदा लगाकर पेड़ से लटका दिया और वहीं उसको आग लगा दी। मरते मरते वो बोल गई कि तुम लोग मुझे तो मार रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर जाऊंगी? मैं यहीं पे रहूंगी और तुम सबसे बदला लूंगी। इसके बाद कोई तांत्रिक वगैरह बुलाए गए, उस पूरी जगह को सील कर दिया गया और ये मना कर दिया गया पूरे गांव के अंदर कि कोई भी उस पहाड़ी के ऊपर नहीं जाएगा। तब से मैम साहब, जो उनको कहानी सुना तो बोलते हैं, मैम साहब तब से हमारे गांव में से कोई भी वहां पर नहीं जाता है। जो भी टूरिस्ट आते हैं हम उनको भी ये कहते हैं कि आप पूरे जंगल में कहीं भी घूमो, बस गलती से भी उस पहाड़ी पे मत जाना। और मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ, आप कहीं भी जाओ लेकिन वहां मत जाना। बस मैम साहब यही यहाँ की कहानी है और इसी से हम लोग डरते हैं। बाकी अब मैं चलता हूँ, समय हो गया मेरे को, सुबह जल्दी उठना, इतना बोल के वो चले जाते हैं। उसके जाने के बाद तीनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं। तो उसकी वाइफ है, उसकी बोलती है यार गांव के लोग कितने भोले होते हैं बेचारे, कैसी कैसी कहानियां बना लेते हैं। आज शाम को तो हम उस मंदिर पर होकर आए, हमें तो कोई चुड़ैल नहीं दिखी। तो बोलते हैं हाँ ठीक है चलो हम लोग भी चलते हैं, सुबह वापस उठ के अपने को जंगल में शूट करने जाना है। ठीक है, थके हुए दिन भर के थे, थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर ली थी। जाते ही दोनों सबको लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं, हस्बैंड वाइफ अपने कमरे में, वो फ्रेंड अपने कमरे में, और जाके सो जाते हैं, नींद आ जाती है। अभी रात को सोते सोते वो जो उसका हस्बैंड होता है उसकी आंख खुलती है किसी डिस्टर्बेंस से। तो थोड़ा सा नशे में भी था, थोड़ा थकान भी थी, तो उठता है तो देखता है कि कुछ हिंदी में कोई कुछ काउंट कर रहा है, 15, 20, 15, 16, 17, 18 ऐसे। उसको लगा क्या कर रहा है, उसको लगा उसकी वाइफ कुछ गिन रही है पैसे से। उसने क्या कर रही हो, चुप हो जाओ। तो आवाज बंद हो गई उसके बोलते ही, वापस सो गया। अब नींद में आपको टाइम का पता नहीं चलता है। फिर से उसकी वापस से आंख खुली डिस्टर्बेंस से। तो जो काउंटिंग चल रही थी हिंदी में 15, 16, वो बहुत आगे पहुंच चुकी थी। 25,127, 25,128, 25,129। उसे लगा क्या गिन रही है, इतने तो पैसे भी नहीं हो सकते। तो उठ के देखता तो उसकी वाइफ आसपास नहीं थी। उठता है, कमरा बड़ा था, रिजॉर्ट का जो होता है बड़ा अच्छा खासा रिजॉर्ट था, उसमें एक छोटा सा ही डिम लाइट जली हुई थी बहुत कॉर्नर के अंदर। उसने देखा कि उसकी वाइफ यहाँ पर कहीं पर नहीं है। उसने 2-3 बार आवाज लगाई। अच्छा, जैसे ही वो उठा वो काउंटिंग बंद हो गई, आवाज आना जिसको आ रही थी। अब जब आप नींद में से उठते हो तो एकदम से आप आंखें सेटल होती है रोशनी के अंदर। तो उसकी आंखें सेटल हुई तो उसने कमरे को स्कैन करना शुरू किया। जैसे स्कैन करके ऐसे घूमा तो उसे दिखा कि उस कोने के अंदर कोई खड़ा हुआ है। कि नजर आके वापस से वहां पे टिकी तो वाकई में उस कोने के अंदर कोई खड़ा हुआ था और उसकी रोशनी जो थी उसके सिर्फ इस एरिया तक जा रही थी, जो भी कुछ था। तो उसे दिख रहा था, लगा हुआ कि कोई ना कोई खड़ा हुआ है। थोड़ा और फोकस जैसे उसने किया, एकदम से वो एंटिटी निकल के बाहर आई। तो देखा कि वो जो चुड़ैल जिसका डिस्क्रिप्शन उन बूढ़े बाबा ने दिया था, सेम वही चुड़ैल वहां पे खड़ी हुई है। उसकी ये लंबी सी नाक है, स्किन पूरी से लटक रही है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल शाह, चमक नहीं रही, बिल्कुल लाल आंखें होती है, बिल्कुल वैसी आंखें थी। और जैसे उन दोनों की आंखें मिली, उस चुड़ैल ने सिर्फ एक हंसी करी है, स्माइल किया और स्माइल करते हुए वहीं कहीं बेहोश हो गया बस। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं उसे कुछ नहीं पता। सुबह उठा तो उठ के वो उठते से पूछता है तो देखता है कि पूरे रूम के अंदर भीड़ हो रखी है और वो बूढ़े बाबा है जो वही उसे उठा रहे हैं। तो उठते पूछते हैं मेरी बीवी कहाँ है? तो बोलते कि साहब आप उस मंदिर पे गए थे क्या? तो बोलता साइड में हटो, मेरी बीवी कहाँ है? तो उधर इशारा करता है कोने में। तो भागते हुए जाता है तो देखता है उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई थी। और उसकी बीवी की लाश में सबसे अजीब चीज थी वो ये थी कि वो बिल्कुल गंजी हो चुकी थी और बाल जो थे उसके ऐसे कोई काट के लेकर गया, उसके बाल एक एक करके किसी ने उखाड़े हैं। तो रात को जो काउंटिंग चल रही थी 25,127, 25,128, वो गिन गिन के उसके बाल उखाड़ रही थी। क्योंकि जब ये लोग वहां पर गए थे तो इन्होंने तो चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन चुड़ैल ने उसको देख लिया था। उसकी बीवी के बाल बहुत सुंदर थे तो उसका दिल आ गया उसके बालों पर और उसके बाल लेने वहां पर आई थी। बाप रे। तो पसंद जो आ जाए वो लेने आ गई।
अब वो बाल शायद वो अपने पास लगा लिए होंगे उसने। तो जैसे आपने बताया चुड़ैल की कहानी बताई, निषेधाग की कहानी बताई, ऐसी और कोई एंटिटी जिसके बारे में कोई कहानी आप बताना चाहते हो? तो जैसे अभी हम इतनी सारी एंटिटीज के बारे में बात कर रहे थे, तो एक मेरे पास भी एक किस्सा आया था कर्ण पिशाचनी का। कर्ण पिशाचनी तो वैसे ही बड़ी फेमस चल रही है आजकल इंटरनेट पे है। वो यूथ के बीच में ज्यादा चल रही है, यूथ बहुत याद करता है उन्हें। लेकिन ये जो था ये थोड़ा उल्टा पड़ गया था। हुआ क्या था ये मुझे बताई, हिमाचल में मेरी एक रिलेटिव है और वो काफी इन डेप्थ नॉलेज रखती है। तो हिमाचल में आपको पता है कि इन सब चीजों के बारे में जागर लगना और इस तरीके की जो मान्यताएं होती हैं वो बहुत ज्यादा है वहां पर, मतलब देवी देवताओं की जो मान्यता है। तो मैं कभी कभी उनसे फोन करता था कि आपके यहाँ पे तो इतना सब कुछ होता है, कभी आप ही बता दिया करो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि माइंड में एकदम से क्लिक करा। तो जैसे दिन में मैंने बात करी, मैं शूट पे बैठ गया और मैं अपने स्टूडियो में था। मेरा स्टूडियो का माहौल भी ऐसा पूरा रेड और मैं अकेले में शूट करता हूँ। तो उनका अप्रोक्सीमेटली रात के 10:30-11 बजे फोन आया। बोली कि अक्षय मैं तेरे को ना एक चीज बताना भूल गई। बोली कि तेरे को मैं बताती हूँ कि ना जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसके वहां पर ना जंगलों में कर्ण पिशाचनी रहती है। मैंने बोला आपको कैसे पता? बोली ये केस बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि जैसे होता है ना कि तांत्रिक फैलता चला जाता है वो चीज, तो वो उन तक भी पहुंची वो बात। एक सरदार जी थे, उनका बिजनेस काफी लॉस में चल रहा था, काफी लॉस में था। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के पास गए, जैसे कुछ होते हैं कि मेरे को गड़ाधन दिलवा दो, कि कहीं जमीन के अंदर गड़ाधन हो, कोई ऐसी सिद्धि मुझे दिलवा दो जिससे मैं अपना बिजनेस प्रॉफिट में ला सकूं। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया था अपने बिजनेस के ऊपर, पर वो बिजनेस चल नहीं रहा था। अब ये पहुंचते एक ऐसे तांत्रिक के पास पहुंचे। उन्होंने बोला कि देख, इसमें तेरी मदद मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरे को एक रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन वो भी तेरे हाथ में है कि तू उस चीज को पूरी तरीके से करेगा या नहीं करेगा। अब मुझे ये तो पता था ये जो घटना बताई जा रही है सच्ची है, कि ये झूठ तो नहीं बोलते, क्योंकि इतने दिनों से पूछ रहा हूँ तब कंटेंट नहीं मिला, तो अब तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो इन्होंने बताया कि सरदार जी जो थे उनको बताया गया दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच में एक कर्ण पिशाचनी रहती है, और पूरा उसको नक्शा बताया गया कि इधर से इधर जंगल में इस तरफ से इस तरफ पेड़ों के बीच में से उधर जाओगे तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो 2 रूप में रहती है, एक तो बुजुर्ग या फिर जवान। लेकिन उसकी पहचान है कि उसके बाल बहुत लंबे मिलेंगे आपको, और वो आपसे इन रिटर्न कुछ मांगेगी। अब ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप दोगे नहीं दोगे, उस चीज को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, ये आपके हाथ में। ये उस चीज को सोचते कि अब मेरी जिंदगी में रह क्या गया, तो एक बार आजमा के देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं, दिल्ली करोल बाग साइड के रहने वाले थे, और ये उस हाईवे पे निकल जाते हैं बताए टाइम पे और बताए उस रास्ते पे। तो ये चलते हैं, जाते जाते हैं। तो वहां पर गुड़गांव साइड आपने देखा होगा, रावली हिल्स आते हैं, सोना का पूरा इलाका आता है जो पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है। उस तरफ पहुंचते हैं, ढूंढते तो इन्हें काफी देर हो गई थी, और ये यही सोच रहे थे कि पागल बना दिया, कि ऐसे ही भेज दिया कि मेहनत करेगा नहीं मिलेगा वापिस आ जाएगा, तो फिर बोल देंगे तुमने मेहनत ही नहीं करी। ये पूरा अंदर चला गया कि मेरे पास आखिरी में बचने को रह क्या गया, अगर यहाँ पे भी मैं आऊंगा ज्यादा से ज्यादा कोई जानवर खा जाएगा। चलते चले गए तो इन्हें दूर से दिखता है कि यार कोई कुटिया बनी हुई है जंगलों के अंदर कोई एक कुटिया सी बनी हुई है, कोई परमानेंट रहने का तो ये साधन नहीं है। तो इनके दिमाग में आया कि मैं सही जगह आ गया। एक लालटेन टंगा हुआ है और एक खाट लगी हुई है जो जैसे गांव में होती थी, और उस पे एक औरत लेटी हुई है, और उस औरत के बाल पूरे लहरा रहे हैं, जमीन टच कर रहे हैं पूरा, जैसे एक पीछे से पूरा कारपेट टाइप होता है। तो ये सोचते कि यही है। ये उसके पास जाते हैं, तो उस टाइम वो थी एक बुजुर्ग के रूप में। तो उसने बोला कि अम्मा मुझे किसी ने भेजा है। तो वो जैसे ही बाल उठा के घुमा के खड़ी हुई, वो एक लड़की में वहां पर कन्वर्ट हुई, एक लड़की वहां पर आ गई। तो पूछा कि अच्छा तेरे को उसने भेजा है? पता नहीं क्यों भेज देता है लोगों को मेरे पास अपनी बलि चढ़वाने के लिए, कि लोग मेरे पास आते हैं अपनी बलि देने के लिए। तो ये बताता है कि मेरे साथ बहुत आर्थिक तंगी चल रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मैं पैसा बना पाऊं। तो जोश जुनून में ये इतना होता है कि अब मैंने जब ढूंढ लिया तो मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। तो वो जो कर्ण पिशाचनी थी वो इनसे बोलती है कि देख ऐसा है कि मैं तेरे को वो सब कुछ दे दूंगी जो तेरे को चाहिए, पर इन रिटर्न मुझे तेरे से खून चाहिए होगा। अब इसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा बोल दिया हाँ कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो कर्ण पिशाच ने बोला कि सोच ले, अपना खून देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसने फिर भी बोल दिया नहीं आप ले लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है,
वो उधर से बोल देती है तथास्तु। अब ये बंदा, इसको बताया था हर महीने तेरे को यहाँ पे आना होगा और तेरे को खून देना होगा। ये बंदा जैसे ही वहां से निकला, इसके पास ट्रांजैक्शन के मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि वो जो बिगड़ते काम है वो बनने शुरू। इधर से मैसेज आ रहा है क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर इसके सारे लोन्स उतर गए। जितना पैसा फंसा था मार्केट में वो सारा हो गया। जो सामान फंसा था वो मार्केट में बिकने लग गया। इसके सारे सॉल्यूशंस मिलने लग गए। धीरे 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 3 हफ्ते के अंदर भाई ये तो अपनी लोकेशन का रिच एक पर्सन बना, जो इसने सारा लॉस करा था। मतलब अगर जनता इसके शोरूम के सामने से जा रही है तो जनता घूम के इसी के शोरूम में घुस रही है। वो लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, आई थिंक इनका कुछ गोल्ड का काम था, सब वहां से परचेज कर रहे हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो जब 1 महीना बीता, अब ये तो भूल चुका था क्योंकि पैसे के नशे में तो ऐसा हो जाता है इंसान। तो इसे सपना आता है कर्ण पिशाचनी का कि अगर तू उस जगह पे दोबारा नहीं आया जहां पर तूने वादा करा था, ये तेरे से सब कुछ छिन जाएगा। अब इसको एकदम से लगता है यार मैं जो वादा करा था वो तो मैंने निभाया नहीं, और जब दे सकती है तो ले भी सकती है। ये अपनी गाड़ी उठाता है, सीधा उनके पास पहुंचता है। इसके आगे वो एक जैसा होता है ना कि ब्लड का पॉली बैग होता है, उसको आगे करके बोलती है सब भर के दे दे। तो उस टाइम इसके दिमाग में आता है कि ये चीज हर महीने में कैसे कर लूंगा। एक बार तो चलो मैंने दे दूंगा, क्योंकि ब्लड बनने में महीने महीने लग जाते, 6-6 8-8 महीने। तो वो ये बोलते सरदार जी कि मैं कैसे दूंगा। बोलती है कि अब तूने पूछा भी तो नहीं मुझसे कितना क्या कैसे, निकालना शुरू कर। ये इसी के सामने पिन लगा के ब्लड निकालना शुरू करती है। एक बार तो दे दिया। एक बार देने के बाद फिर अगले महीने बुलावा आ गया, आ जाओ भाई। पैसा अंत लेवल का है, पैसा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, खून कहां से दूं। 3 महीने में सरदार जी खत्म। ठीक है, यहाँ पे वो मुद्दा भी खत्म हो गया। लेकिन अब मजे की चीज, जब मैंने इसे कहीं बताया तो पहले तो मेरे पास दबा के मैसेज आए कि अक्षय भाई हमें वो लोकेशन बता दो यार, हमें भी जाना है दिल्ली जयपुर हाईवे के उस लोकेशन के बीच में, हम भी उस कर्ण पिशाचिनी से मिलने जाना चाहते हैं। अब आता है जो मेन सस्पेंस था। मैंने बोला अच्छा तो फिर दीदी क्या सीन है इसका। जब मैं बात कर रहा था फोन पे क्या सीन है, उन्होंने एक ऐसी लाइन बोल दी, मेरी रूह कांप गई। बोली अक्षय तेरे को पता है ये ना तांत्रिक भी बताते हैं कि अगर हम उस कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात करते हैं ना, वो सब सुन रही होती है। और मैं स्टूडियो में पूरा सेटअप अकेला, और वो पता है क्या बोली दीदी, तुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें सुन रही है, मेरे आसपास कोई है। भाई वो दिन था, रात को शूट थोड़े कम कर दिए थे मैंने। ऐसा सीन हो गया था कि कुछ ये जो शक्तियां हैं, डायन, कर्ण पिशाचनी, ये कहीं से भी कान लगा के सुनती है। क्या पता हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो वहां से कोई सुन रहा है। कुछ अलग करती है कर्ण पिशाचनी। पिशाचनी से कैसे फर्क है? जैसे जल पिशाच होते हैं, ऐसी कर्ण पिशाचनी का क्या मतलब? कुछ कर्ण पिशाचनी को किस चीज में यूज में लिया जाता है, ये लोग 3 तरीके से सिद्ध करते हैं, जितना मैंने मतलब समझा है। क्योंकि हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें कोई बोलता है कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करा गया माँ के रूप में, किसी ने सिद्ध करा बहन के रूप में, किसी ने सिद्ध करा वाइफ के रूप में। तो अगर वाइफ के रूप में करा तो आप किसी से संभोग नहीं बना सकते, अगर बहन के रूप में करा तो आप बहन नहीं बना सकते, अगर माँ के रूप में करा तो आप माँ नहीं बना सकते किसी को। जैसे मेरी माँ है तो मुझे त्यागना पड़ेगा। तो कर्ण पिशाचनी ऐसा होता है कि आपने अगर सिद्ध कर ली तो मतलब आप कोई भी काम करा सकते हो दुनिया में अपना। देखो दिव्य भाई, ये ऐसा होता है कि जो कर्ण पिशाचनी है ये यूथ में इतनी ज्यादा फेमस क्यों रहती है, जो टीन एज होते हैं, जो 25-28 तक के रहते हैं, इनके बीच में इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने जो जितने भी किस्से सुने हैं ना, वो सारे ये सुने हैं कि ये लस्ट पूरा करती है। माँ के रूप में तो कोई इसे सिद्ध क्यों करेगा, सही बात है। बहन के रूप में भी क्यों सिद्ध करेगा। इसकी जो पूरी प्रक्रिया बताई जाती है वो इसी तरीके से बताई जाती है कि भाई ये तो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली तो हमारा लस्ट पूरा हो गया। इससे रिलेटेड एक केस आया था मेरे पास, दिमाग में आ गया अच्छे टाइम पे। हमारा एक सब्सक्राइबर था, उसने बताया था ये पूरा इंसिडेंट या तो बांग्लादेश का था या कहीं का तो था। उसने बताया कि भाई ये परिवार था जो हमारे नोन में था। अभी इस इंसिडेंट को मुश्किल से 5-6 साल हुए होंगे। इन्होंने एक जमीन ली थी, ज्यादा अमीर थे नहीं, रेंट पे रह रहे थे, और इन्होंने एक जमीन ली तो उस जमीन के ऊपर मजदूर काम करने के लिए इन्होंने छोड़ दिए। अब जब छोड़ दिए तो वो मजदूर काम कर रहे थे, तो जो इनका लड़का था वो मतलब हमारे बताने वाले का कोई रिलेटिव ही रहा होगा, दोस्त होगा। वो लड़का देख रेख करने जाता था कि मजदूर ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे। तो एक दिन वो लड़का देखता है यार मजदूर किस चीज को घेर के खड़े हैं,
तो वो देखते हैं मजदूरों ने एक डब्बा निकाला है जमीन से और कोई भी हाथ नहीं लगा रहा, और इसके दिमाग में आ रहा है कि अंदर क्या होगा, जहां पर सब ये सोच रहे हैं कि भाई इसके अंदर कोई ऐसी चीज ना निकल जाए जो क्या पता साला सांप ही बंद कर रखा हो, क्या पता क्या हो क्या जाए। उस टाइम पे मजदूरों के दिमाग में पक्का कुछ गलत चीज होगी इसके अंदर, टोटका फलाना ढिकाना। इसने क्या करा, मजदूरों को बोला क्या मिला है, उन्होंने बोला कि सर ये तो ऐसे ऐसे ये एक अटैची सी मिली है, संदूक सा है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा भी नहीं, इतना साइज इतना। बोला इधर तो, लेके और साइड में ले गया उसे। अब मजदूर देखने लगे कि ये क्यों मौत को वो दे रहा है एक इनविटेशन। उसने जब उसे खोला ना, उसके अंदर सोने के कड़े, कुछ गुड़िया और एक बोतल थी। वो बोतल ऐसी की ऐसी रखी हुई थी। इसने क्या करा, ये सोचा बल्ले बल्ले हो गए, जमीन में से सोना निकला है, घर वालों को जाके बताता हूँ। इसने अपने घर वालों को जाके बताया। उन्होंने क्या करा, बोले बाकी सारा सामान फेंक दो और गोल्ड रख लो। वो गोल्ड रख लिया, और जब सामान फेंका तो वो जो शीशी थी वो फूट गई। अब फूटने के बाद क्या हुआ, सीधा उसी रात इनका लड़का मदहोशी की हालत में रहता था कि कभी बोल रहा है, कभी नहीं बोल रहा, कभी चिल्ला रहा है, कभी उसके साथ कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। अब एक्टिविटीज को मैं बहुत डिफाइन नहीं करूंगा, एक्टिविटी सारी कॉमन होती है कि वो रात को चल के घूमने चला गया कहीं, कभी कहीं चला गया, कभी कुछ हो गया। घर वाले परेशान रहने लगे, लेकिन इस चीज से अंदाजा नहीं लगाया कि तुमने जो गोल्ड रखा है उससे भी कुछ हो सकता है, या फिर तुमने कुछ तोड़ा फोड़ा है उससे भी कुछ हो सकता है। तो ये किसी जानने वाले को बुलाते हैं, जानने वाले वहां पे आते हैं, तो लड़के की हालत देखते हैं और वहां पे क्रिया स्टार्ट कर देते सीधा घेरे में बैठा के। जब घेरे में बैठाते हैं तो ये जैसे उस लड़के के ऊपर हाथ रखते ये जाते हैं पास्ट में कि अच्छा ये कुछ बहुत पुराना है। पास्ट में जाते हैं तो देखते हैं उनको जो नजर आता है कि एक पूरा महल है, महल के अंदर एक राजा है, उनकी एक बेटी है। जैसे आप देखते हैं कि एक कोई आज्ञाकारी है जिससे वो राजा अपने सारे मंत्र उच्चारण के काम करवाता है। फिर ये जब पूरी गहराई में जाते हैं, इन्होंने जो देखा अब मैं आपको वो बताता हूँ। इन्होंने देखा कि एक महल है, महल के अंदर राजा है, उसकी लड़की है और बहुत सारे उनकी जो प्रजा वगैरह होती है वो आसपास घूम रही है महल के पीछे आगे पीछे। और जो एक वो होता है ना इनका जो पुरोहित होता है जिनसे ज्ञान लेते हैं, मंत्र मंत्र पढ़ते हैं, तो वो छुप छुप के राजा की बेटी को देखता था। उसकी गंदी नजर थी राजा की बेटी पे। इसने क्या करा, इस बात की इसे गुस्सा भी आता था कि यार मैं राजा से ज्यादा ज्ञान रखता हूँ, लेकिन मेरे को वो सीट नहीं मिल रही, कि मेरे को वो ओहदा नहीं मिल रहा। मेरे को मतलब इसी तरीके से रखा जाता है कि हाँ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं तो अपने जाके अपने कमरे में रह लो। अब ये क्या करते हैं, किसी से ना बात करते हैं कि यार ठीक नहीं लगता यहाँ पे ना, वो इज्जत वो चीज मिल नहीं रही। तो वो जो इंसान होता है वो कान भर देता है कि भाई तू तो इस लेवल का है कि तेरे को तो राजा को अपनी बेटी की तेरे से शादी करा देनी चाहिए। अब ये एकदम से गंदी नजर तो थी और वो चीज इसके एकदम से जहन में बैठ गई कि यार ये तो बिल्कुल सही बात की। तो बोला मैं करूँ क्या? बोलता है एक काम कर, इस महल से ना कुछ किलोमीटर दूर जाके एक पहाड़ी आती है, उस पर एक तांत्रिक बैठते हैं, वहां जा और उनसे पूछ क्या हो सकता है। ये बोलते कि वो तांत्रिक करते क्या है? तो ये बोलते जो नेगेटिव इंसान था कि वो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करवाते हैं, और तेरे को इतनी सुंदर लड़की मिलेगी ना, राजा की बेटी, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वहां पहुंच जाता है, तांत्रिक से पूछता है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो पूछता है तुम कहाँ से आए हो? बताता है मैं इस राज्य से आया हूँ। तो उस तांत्रिक की पहले ही राजा से कुछ अनबन हो रखी थी, उसने उस चीज का फायदा उठाया, सीधा बोल दिया भाई 21-22 दिन की पूरी ये जो है क्रिया है, अलग अलग पहाड़ पे जाना पड़ेगा, अपना मलमूत्र आपको लगाना पड़ेगा, उसी को आपका खाना भी पड़ेगा, और ये तो आप बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि आपको खाना कोई देने भी आएगा। ये जाता है अलग अलग पहाड़ों पे, एक एक दिन क्रिया करता है। इसको ये भी बोला था नजर में बताना किसी की, अगर तुम नजर में आ गए तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ये कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता है। जब कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होती है तो वही बीवी के रूप में सिद्ध करता है, इसके सामने आती है, इसे संभोग भी करती है, इसे बोल भी देती है कि अब बस एक बात का ध्यान रखना, किसी और के साथ तुम्हें नहीं होना। इसे ना ये चीज पसंद आने लगती है, क्योंकि मैं ये क्या इस तरीके से लगा कि मैं तो इसी प्रोफाइल से हूं ना, कि मैं तो मंत्रों का उच्चारण करता हूं, तो मेरे लिए तो कोई सिद्धि मुश्किल है ही नहीं। करना क्या है, बस जैसे अभी तक मैं अच्छा कर रहा था अभी मेरे को बुरा करना है। तो कर्ण पिशाचिनी से अलग अलग काम करवाता था कि मेरे लिए ये लेके आ, वो लेके आ, धन भर दे, एक दिन महल मेरा हो जाएगा, दिमाग में चलता था। फिर इसे ये लगता है कि यार मैं यहाँ तक ही क्यों रुक रहा हूँ, उस तांत्रिक के पास जाके मैं बेताल और लेता हूँ, बेताल लूंगा तो उससे और सिद्धि बढ़ेगी।
तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक को बोलते हैं कि मेरे को सिद्धियां बढ़ानी है। तो बोलते हैं कि भाई एक काम कर, फिर ये थोड़ा सा टफ है, तो बेताल पिशाच सिद्ध कर ले। उसकी क्रिया बताते हैं, ये भी कर लेता है। अब इसके दिमाग में चलता है कि जब सिद्धि मेरे पास आ गई तो मैं तो राजा को हरा के उसका महल भी ले सकता हूँ, अब तो मेरे लिए कोई है ही नहीं। ये जब राजा से लड़ने के लिए महल में जा रहा होता है, इससे बस एक गलती हो जाती है, इसकी नजर पड़ जाती है राजा की बेटी पे, और ये क्या करता है, उस बेताल को बोलता है इसे वशीकरण करके जंगल में ले आओ। बेताल को बोलता है, बेताल उसके अंदर जाके उसे वशीकरण करता है, जंगल में ले जाते हैं, फिर ये सारे उसके साथ उल्टे काम करते हैं। उस टाइम इसके अंदर इतना अहंकार आ गया कि ये कर्ण पिशाचिनी के बारे में भूल गया। कर्ण पिशाचिनी आई, कर्ण पिशाचिनी ने क्या करा, लगे हाथ दोनों की ही गर्दन काट दी। ऐसा नहीं कि लड़की को छोड़ दिया, लड़की को भी खत्म कर दिया। अब हुआ क्या, वो जो राजा था वो हो गया परेशान कि मेरी बेटी गई कहाँ। ये तो बता के निकला था मैं कहीं जा रहा हूँ अपने गाँव में। राजा भटकता रहा, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, लड़की नहीं मिल रही, पता नहीं, प्रजा परेशान हो रही है, कहाँ चले गए। राजा के साथ एक दिक्कत हुआ करती थी, उस महल में राजा को ना बार बार छन छनाने की आवाज आती थी, जैसे मेरी जो बेटी है वो मेरे आगे पीछे है। कभी वो जो पंडित हुआ करता था, वो जिस रुतबे से बोला करता था ना, यज्ञ करा करता था, वैसी आवाज आती थी। उसे ऐसा लगता था कि महल में कोई तो है लेकिन सामने नहीं आ रहा। उसने भी फिर किसी को कांटेक्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बेटी मिसिंग है। अब जब इंसान हर तरफ हाथ पैर मार लेते तब इस सिचुएशन में पहुंचता है कि मैं भी किसी का सहारा लूं। तब जब वो कोई आता है इनके पास, राजा के पास, तो वो सीधा बताया था कि जी ऐसा है, आपके तो महल के ऊपर कर्ण पिशाचिनी छोड़ रखी है, ठीक है, और उस कर्ण पिशाचिनी ने आपकी बेटी को भी बांध रखा है और उसको, वो जो आपके पुरोहित थे उनको भी बांध रखा है। फिर राजा को सब कुछ पता चलता है कि वो सिद्धि करके आया था, मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा उसने करा। तो ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि अब मुक्ति कैसे मिलेगी मेरी बेटी को। बोले जब तक वो कर्ण पिशाचिनी से छूटेगी नहीं और उनकी ये सारी क्रिया नहीं होगी, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वो पूरा जो पंडित थे वो पूरा उनकी मदद करते हैं, क्रिया वगैरह करवाते हैं और कर्ण पिशाचिनी को उसमें रखते हैं जो वो शीशी थी। तो उस चीज को शीशी में कैद करा गया था और वो जो सोना था वो उसकी बेटी का था, राजा का, और वो कुछ कपड़े थे जो उनके थे, जो पुरोहित थे वहां पे, वो जो पूरा संदूक मिला मजदूरों को वो उसी हालत में मिला था। और फिर जब इस चीज का पता चलता है, वो जो पंडित आ रखे थे वो बोलते हैं भाई ये तो कुछ बड़ी ही आफत मोल ले ली, क्योंकि इनके साथ मतलब वो जो संदूक था वो इस सब सामान के साथ दफना दिया और वो कई साल बाद मजदूरों को मिला। हाँ, तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि जितना पुराना उतना गहरा, कि जल्दी से काट नहीं मिल पाती। लेकिन चलो समझ में आ गया था क्या। तो फिर वही रिचुअल्स हुए, दोबारा दफनाया गया शीशी के अंदर बंद करके। अब देखते हैं उसे कौन पकड़ के खोलेगा। बाप रे। लेकिन ये कर्ण पिशाचिनी के क्या स्पेशल है कर्ण पिशाचिनी के बारे में? एक्चुअली उसका नाम ही कर्ण पिशाचिनी है ना, कर्ण मतलब कान। जो भी साधक कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता है उसके कान में आकर किसी भी इंसान का भूतकाल या फिर वर्तमान, पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं बता सकती हो। लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठे और मैंने अगर सिद्ध की हुई है तो आपको सिर्फ देखकर मैं बोलूंगा कि इसके बारे में बता, तो सब कुछ मेरे कान में आके बता देगी आप घर में कि आपके साथ पिछले आपके लाइफ के क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। उनको अगर मैं टच कर दूं तो आप मेरे भक्त हो जाओगे। दूसरा, कई लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनल फायदे के लिए इसको यूज करते हैं। अभी भी एग्जिस्टिंग इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे किसी ने बताया था कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, लोकेशन तो मैं नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने वो सिद्ध की और उससे बढ़िया वो बेनिफिट निकालते हैं चीजों का। उसके अलावा इसके मतलब दिखने में बड़ी मतलब अट्रैक्टिव है, बहुत आसान सी डील है। लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे तो जैसे भाई ने बताया कि आप इसको 3 फॉर्म के अंदर साध सकते हो, माँ के रूप में, बहन के रूप में, या पत्नी या गर्लफ्रेंड के रूप में। तो मैक्सिमम लोग पत्नी या गर्लफ्रेंड के रूप में ही साधते हैं। तीनों में कंडीशन सेम है कि अगर वो पत्नी तो पत्नी हो, बहन है तो बहन है, माँ है तो माँ है, फिर और कोई नहीं है। किसी दूसरी फीमेल एंटिटी को आसपास नहीं आने देती है। लेकिन इसकी थोड़ी डील ये होती है कि जीते जी तो तुमको जो लेना है ले लो इससे, लेकिन मरने के बाद कई सदियों तक आपकी आत्मा उसी के कब्जे में रहेगी। तो डील आप अपने सोल की करते हो। अच्छा, तो मरने के बाद आत्मा उसकी नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो जीते जी वो आपके लिए जो आपको चाहिए करेगी, मरने के बाद उसको जो चाहिए वो आप उसके लिए करोगे। ये प्रॉपर डील होती है उनकी। पर कर्ण पिशाचिनी इस चीज को कभी बताती नहीं है स्टार्टिंग में आके कि तुम जन्मों जन्मों तक गुलाम रहोगे। ये तो मौत के बाद का सारा स्टार है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। अच्छा, डायन की तरह एक और ऐसी एंटिटी होती है जो कहते हैं हमारे बीच ही रहती है और हमें पता नहीं चलता, वो है जिन। बिल्कुल। तो
जिन से रिलेटेड है कोई कहानी आपके पास? हाँ, जैसे आपने कहा ना जिन हमारे बीच में रहते हैं और हमें पता नहीं लगता। हम लोग सोचते हैं एक जिन, दो जिन, कई बार पूरा जिन्नों का परिवार रहता है। मतलब ऐसी भी इंसिडेंट्स लोगों के साथ जो हुए हैं जहां पर उन्होंने फेस किया सिचुएशन। तो मेरे पास ऐसी एक स्टोरी आई थी यूपी के रायबरेली से। तो वहां पे एक मुस्लिम परिवार रहता था। उसके अंदर मतलब बड़ा घर था उनका। तो टोटल मिला के ये लोग करीबन 15-16 फैमिली मेंबर्स थे। इनमें एक लड़की थी अल्फिया करके और उसकी 3-4 सिस्टर्स थी। इनके घर में सबसे बुजुर्ग महिला थी, वो इनकी दादी थी, करीबन 115 साल की उनकी एज होगी। और उसके अलावा इसके फादर थे, मदर थी, चाचा चाची, ये सब लोग थे। तो इनकी दादी जब भी बच्चे बड़ी हुई, मतलब 17, 16, 18 साल की एज की हो गई थी, 17 से लेकर 22 की रेंज में सारी बच्चियां थी। और जो सबसे खास बात थी इनके घर में कि एक पीढ़ी की शादी होगी, तब जो नई पीढ़ी आ रही थी इनके लिए ये शादी करने की कोशिश करते पर शादी नहीं हो पा रही थी इनकी किसी की भी। तो इनकी दादी हमेशा बोला करती थी बच्चियों से कि भाई तुम लोग ना ऐसे घुमा मत करो, ये बाल बाल बांध के घुमा करो, परफ्यूम मत लगाया करो, किसी जिन्नात का तुम्हारे ऊपर दिल आ गया ना तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। साथ साथ वो ये बताती कि भाई इस घर के अंदर जिन्नात रहते हैं। लेकिन अब आप यंग लोग हो, 115 साल की आपकी दादी आपसे बोल रही है घर में जिन्नात रहते, तो कौन कितना ही ध्यान देता है। तो उनकी जो बच्चों की मम्मी थी वो भी जाकर उनसे बोलती थी कि अम्मी आप ऐसे डराया मत करो बच्चों को, ये कुछ जिन्नात विन्नात नहीं होते हैं, आप ऐसे कैसे बच्चों को ये सब कहानी सुनाती रहती हो। तो बोलते तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या होता है, जो सच है वो सच है, तो मैं तो बच्चों को सच बता रही हूँ। तो सब लोग उनको अवॉइड ही कहते हैं, ठीक है एज के इस पड़ाव पर है, कुछ भी बोलते हैं, सटे आ गई है। हाँ ऐसा कुछ हो गया है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो ये अल्फिया थी इसके ऊपर चीजों का मतलब असर दिखना शुरू हुआ। तो एक दिन की बात है, तीनों चारों जो बहनें थी छत के ऊपर खड़ी होकर सेल्फी खींच रही थी। हल्का बहुत अंधेरा था, तो अल्फिया ने ऐसे फोन निकाला अपनी सेल्फी खींचने, तो लगा फोन पीछे कोई खड़ा है कैमरे के पीछे। उसने देखा शेप से दिखी उसको कुछ वाइट सी, तो पीछे घूम के देखा कोई नहीं था। फिर इधर देखा तो दूर दिख रही थी वो शेप, जैसे दोबारा देखा तो एकदम से शेप उसके पीछे आके खड़ी हो गई। फिर घूम के देखा तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उसने अपनी बाकी बहनों को बोला कि यार मैं से ना सेल्फी ले रही थी और मुझे कुछ दिखा। तो उसने बोला कि तू वापस से खड़ी होकर उसी एंगल पे सेल्फी ले देखते हैं। तो सेल्फी ली, चारों तरफ घूम फिर के कुछ भी नहीं था। तो उसने तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बोला नहीं यार पता नहीं मुझे ऐसा लगा। बोला चल कोई बात नहीं। सब लोग बच्चे नीचे पहुंच गए। अब उस दिन के बाद से क्या थोड़ा मतलब अल्फिया को ऐसा महसूस होने लगा कि घर में कोई ना कोई है जो उसको देख रहा है। बड़ी अलग सी खुशबू उसको आया करती थी। तो ये प्रेजेंस का सबसे बड़ा वो होता है इसमें कि जब भी आपके घर में अच्छे जिन प्रेजेंट है ना तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जैसे कुछ ऐसे बोलते हैं कि कुछ जिन होते हैं इनका लड़कियों पे दिल आ जाता है, तो जिसको उसने पसंद कर लिया उसके आसपास रहेगा और उसके अंदर से आपको ऐसी खुशबू आएगी जो आप नॉर्मल परफ्यूम्स के अंदर आपको नहीं आ सकती। तो बहुत अच्छी अच्छी से उसको खुशबू आया करती थी और उसने कभी ध्यान नहीं दिया इन चीजों के ऊपर। ये बहुत चंचल थी वैसे, पर उस दिन के बाद से ना बिल्कुल गुमसुम से रहने लग गई, अजीब सा बिहेव करती थी। तो उसकी जो अम्मी थी उसने ऐसे वहां दादी के साथ बैठी थी, उससे बोला कि बेटा तुझे क्या हो गया, क्यों परेशान है। उसने अपनी दादी से भी डिस्कस किया सबसे। तो उसकी दादी बोलती है कैसे बाल खुले करके घूमती रहती है, आ गया हो किस जिन्नात का दिल इसके ऊपर, इसीलिए ऐसी हो रही है। तो उसकी मम्मी उसके ऊपर चढ़ गई कि अम्मी आप कुछ भी बोलते रहोगे मेरी बेटी के बारे में, आपकी हिम्मत कैसे से बोलने की, आप घर की बड़ी हो इसलिए मैं आपसे कुछ बोलती नहीं हूँ, जब देखो तभी जिन्नात 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 लाके रखती हो। क्या होते जिन्नात, कुछ नहीं है, बच्ची है बड़ी हो रही है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो उसको। तो बोलते ठीक है तुम्हारी इच्छा है जो कर लो, मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है। तो उन्होंने उनका आया जो किया। तो जो उनकी उनके ब्रदर की वाइफ थी, अल्फिया की मम्मी की जो देवरानी बोल लो आप एक तरीके से, तो बोलते कि दीदी एक काम करते हैं, अम्मी की बात तो ठीक है, सोचता है बच्ची को नजर वजर लग गई है, उसका कुछ इलाज करा लेते हैं। तो बोलते हैं ठीक है काम करते हैं, कल हम लोग मौलाना साहब के पास चलेंगे और वहां पे चल के अल्फिया को दिखा लेंगे। उसने कहा ठीक है। अब ये बातचीत हुई है, सब अपने घर के काम में लग गए और उसी करीबन 1 घंटे के बाद इसकी जो मम्मी थी जो कहती है कल मौलाना साहब के पास चलेंगे, वो बाथरूम में गई और बाथरूम में जाके इनका पैर फिसल गया एकदम से। तो ज्यादा तेज नहीं गिरी थी, लेकिन जैसे गिरी तो इनकी जो सबसे बड़ी हड्डी होती है पैर की, उसके 3 टुकड़े हो गए थे हल्का सा फिसले गिरने में। तो उनको हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में प्लास्टर चढ़ गया पक्का। तो इस आपाधापी में सब भूल गए कि कल कहीं जाना है मौलाना साहब के यहाँ, और वो बात आई गई हो गई। और तो जो अल्फिया थी उसकी प्रॉब्लम बढ़ने लगी धीरे धीरे। तो बिल्कुल पहले वो 5 टाइम नमाज पढ़ा करती थी, वो उसने छोड़ दिया। बाकी जो भी काम किया करती है वो सभी बंद कर दिए, बिल्कुल तो चुपचाप से रहने लगी। तो एक दिन की बात है, उसकी छोटी सिस्टर भी थी। तो रात के टाइम करीबन 9-10 बजे के आसपास वो उठी तो उसे लगा कि छत के ऊपर कोई है। तो गई छत पर, सीढ़ियां चढ़ के देखा उसने, तो जो अल्फिया थी वो किसी से खड़े होकर बात कर रही थी।
तो उसे लगा कि हो सकता है किसी से बातचीत कर रही हो। वो चुपचाप उसने देखा तो उस तरफ कोई खड़ा था, कौन खड़ा है उसे दिखा नहीं, क्योंकि जो बेसिकली ऊपर छत पे आके घर होता है तो हाफ कंप्लीटेड रूम है मान लो, तो उसमें विंडोज का स्पेस होता है पर विंडोज लगी हुई नहीं होती। तो वहां से उसने छुप के देखा तो उसको सिर्फ अल्फिया दिख रही थी, इधर कौन खड़ा है कोई नहीं दिख रहा था। तो लगा हो सकता है कोई चक्कर वक्कर चल रहा होगा दीदी का। तो आई नीचे, जैसे सीढ़ी उतर के नीचे आई, अल्फिया उसके जस्ट सामने खड़ी हुई थी, उसको देख के मुस्कुरा रही थी। तो उसकी शॉक्ड हो गई बिल्कुल कि अभी भी तो मैं ऊपर देख कर आई हूँ, जाने का रास्ता एक ही है, अगर अल्फिया यहाँ है तो ऊपर कौन था। वो बहुत तेज चिल्लाती हुई भागती सीधे अपने मम्मी के पास पहुंचती, जाके बोलती कि अम्मी अभी भी मैंने देखा कि छत के ऊपर अल्फिया दीदी खड़ी हुई से बात कर रही थी और मैं नीचे आया तो मेरे सामने खड़ी हुई थी। तो उसको लेकर गई, नीचे चेक किया, ऊपर चेक किया, अल्फिया तो अपने रूम में सो रही है। तो बोलती नहीं मैंने देखा था। तो बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को वहम हुआ है। कैसे वो प्रूव करे उस बच्ची उस चीज को। ठीक है, अगले दिन जो उसकी दादी थी, अल्फिया रोज उनके पास जाया करती थी, उनको संभाला करती थी। तो वो उनके रूम में पहुंची, उसने देखा कि दादी आज बिल्कुल अजीब तरीके से पड़ी हुई है और वो ऐसे उठने की कोशिश कर रही है गर्दन के यहाँ से, बाकी शरीर उनका बिल्कुल स्टिल पड़ा हुआ। उसने जाके संभाला तो देखा कि उसकी दादी को जो है ना पैरालिसिस से अटैक आ गया था, लो पैरालाइज हो गई थी। तो पैरालाइज हुई, सारे घर वालों को बुलाया गया, डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि भाई इनको तो पैरालिसिस हो चुका है, तो आप इनको संभालो, एज भी हो गई इसकी वजह से हो गया होगा। किसी का भी वो एंगल नहीं किया जो एंगल जाना चाहिए था। सबने उनका ध्यान व्यान रखना शुरू किया। और अब इस दिन के बाद से क्या हुआ ना, सब लोगों को घर के अंदर प्रेजेंस फील होना शुरू हुई। प्रेजेंस इन द सेंस कोई ना कोई है। एक रात की बात है कि जो अल्फिया की मदर है ये उठी हुई थी, आई थिंक अल्फिया की मदर ही थी। वो किचन में गई पानी पीने रात के टाइम। जैसे वो पानी पी रही थी तो बाहर उनके सामने वॉश बेसिन लगा हुआ था हाथ धोने का, नीचे से टंकी लगी होती, नीचे नल खोलते हैं, तो वहां पर करीबन 7-8 फीट का एक आदमी बैठ के सफेद कपड़ों के अंदर अपने हाथ धो रहा था यहाँ से कोनियों से इस तरह से। तो उसे देख के बुरी तरह घबरा गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। पूरी रात वहीं पे पड़ी रही। सुबह जब कोई उठ के आया तो उन्होंने देखा, उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने ऐसा ऐसा देखा। अब उनके जो पिताजी थे, अल्फिया के पिताजी, वो आके बोलते हैं कि तुम औरतों का दिमाग ही खराब है, तुमको ये अम्मी ने जिन जिन बोलकर तुम्हारे दिमाग में जिन भरती हैं। कहाँ है कोई जिन, ये और ये सारे जिन तुम औरतों को क्यों दिखते हैं, हम मर्दों को क्यों नहीं दिखते हैं। तो उसने बोला कि अपनी बात को विश्वास करो, मैंने कल रात को देखा, फालतू बकवास मत करो, अपना काम करो। उन्होंने अवॉइड कर दिया। और जो काम पे गए तो ये पहुंची मौलाना के पास और उनसे बोला कि भाई हमारे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप चलो और देखो। तो मौलाना जी इनके साथ में आए, उन्होंने अल्फिया को देखा, इनके पूरे घर को देखा और बोला कि कुछ तो यहाँ पर है और जो आप कह रहे हो सही है कि यहाँ पे जन्नात का बसेरा है, इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो उसने बोला हाँ क्या करना है बताओ। तो उन्होंने एक तरीका बताया, कुछ चने दिए, पानी दिया, बोला रोजाना इन कुछ चनों को, और ये काम अल्फिया करेगी, चनों को पानी में डालेगी, फिर उसके बाद उसको निकाल के पूरे पानी और चनों को पूरे घर के अंदर लगातार 7 दिन तक उसको ये काम करना है। तो पहले दिन अल्फिया ने काम किया और जैसे पहले दिन उसने काम किया तो पूरे घर के अंदर चिल्लाने की आवाज लग गई, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई मातम मना रहा हो। फिर अगले दिन वापस ने वो प्रोसेस किया और अब हर रात को इनके घर में चहलकदमी होती, प्रेजेंस फील होती, लोगों को व्हाइट कलर की शेप्स दिखाई देती। ऐसे 6 दिन तक लगातार ये प्रोसेस रहा। अब छठे दिन, मतलब जब 7वां दिन आया तो उस दिन क्या हुआ, इनकी जो दादी थी तो दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई उस दिन। तो उनको ये हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पे चेक वेक करवाया तो 7वें दिन का प्रोसेस नहीं हो पाया। अब 7वें दिन के बाद इनकी दादी को चेक करवा के वापस घर के अंदर लेकर आए तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई इनकी फैमिली के अंदर। तो ये वापस से उन मौलाना के पास पहुंचे कि भाई अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। तो फिर एक बड़े मौलाना आए। जब वो बड़े मौलाना आए तो उनके साथ छोटे वाले मौलाना भी थे साथ में। तो घर के अंदर घुसे और अंदर घुसते ही, अच्छा जो बड़े मौलाना थे वो व्हील चेयर के ऊपर थे, चल नहीं पाते थे, तो अंदर आए। जैसे ही वो अंदर घुसते वो चीजें सेंस हुई। उन्होंने उस घर में ये बोला कि भाई आपके घर में सबसे बुजुर्ग आदमी कौन है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो दादी हैं लेकिन वो बोल नहीं सकती। तो कोई बात नहीं, आप मुझे उनके पास में लेकर चलो। तो उनके पास में गए, उन्होंने उनके सिर पे हाथ रखा और उनसे बातचीत करने की कोशिश की। तो वो दादी ने बोला, बातचीत खुसफुसाते हुए बोली। तो उन्होंने उनको बताया कि भाई ये मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। हम करीबन आज से 80-100 साल पहले की बात है, जब मेरा परिवार भी यहीं पे था, हम यहाँ पे आके बसे थे। लेकिन इस घर के अंदर पहले से जिन्नों का एक परिवार रहता है और पहले जब हम यहाँ पर आए तो उन्होंने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन फिर उनकी हमारे साथ एक डील हो गई कि भाई ना हम उनको परेशान करेंगे। उन्होंने कहा कि ये रह सकते हैं यहाँ लोग, लेकिन हमारे परिवार को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
दूसरा, इस्लाम के पूरे रूल्स इनको मानने हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। अगर ये ऐसा करेंगे तो इस घर में हमारे साथ रह सकते हैं। तो ये घर बेसिकली उन जिन्नों का ही घर था, इन्होंने इनको अलाउ किया था रहने के लिए। फिर उसके बाद वो बाहर निकले और उससे बोले छोटे मौलाना से कि तुमने ये क्या किया है? अगर तुम्हें तुम्हारे घर से कोई बाहर निकालेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम उन जिन्नों को उनके घर से बाहर निकालना चाहते हो, और तुमने इस लड़की से जो काम करवाया ना, उसकी वजह से उस जिन्नात के परिवार के एक बच्चे की मौत हो गई है, और इसलिए वो लोग बहुत गुस्से में और इस पूरे परिवार को तहस नहस कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि बच्चे की मौत हो गई। बोले हाँ, उस दिन तुम लोगों को किसी ना किसी की मातम मनाने की आवाज आई थी? तो उन्होंने बोला हाँ आई थी। बोले वो पूरा जिन्न का परिवार मातम मना रहा था। उन्होंने ये बताया कि उनके परिवार में से एक जिन्न काफिर हो गया है। काफिर मतलब उनके रूल्स को फॉलो नहीं करता है, और उसका दिल जो है वो उस लड़की के ऊपर आ गया है, और इसी वजह से वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अब ये बहुत गुस्से में है और इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो इस परिवार को खत्म करके ही छोड़ देंगे। तो सब रोने लग गए। बोले क्या करें? बोले करना कुछ नहीं है, पाक नियम फॉलो करो, दिन की 5 नमाज पूरी करो, अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ करो, और चुपचाप बस नियम को फॉलो करते जाओ। मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो है सब ऊपर वाले के हाथ में। अब तो उन्होंने कहा ठीक है। सब लोगों ने हर दिन के नियम फॉलो करना शुरू किए। अब जब ये नियम फॉलो कर रहे थे तो करीबन 5 या 6 दिन के बाद, तो इनकी जो दादी है वो लेटी हुई थी। उनकी दादी ने क्या, चद्दर पूरा ओढ़ लिया था मुंह तक। तो जो अल्फिया थी वही गई अपनी दादी के पास देखने, देखा कि उनकी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। तो उन्होंने जाके उनका वो चद्दर हटाया, देखा पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ है, उसकी डेथ हो चुकी है उनकी दादी की। पूरे घर में बताया गया कि डेथ हो गई है, ऐसा है वैसा है। अब मौलवी साहब ने कहा था कि नियम पूरे दिन 21 दिन तक फॉलो करने पर 6ठे दिन ही दादी की डेथ हो गई। सबको ये भी था कि यार नियम कैसे फॉलो होंगे, अब तो मौत होने के बाद तो आप ये सब नहीं कर सकते हो। लेकिन मौत हो गई, उसके बाद उनको दफनाया गया, उनके रिचुअल्स हुए। फिर 1-2 दिन के बाद वापस उन मौलाना साहब के पास गए ये लोग सब। तो उन्होंने बोला कि अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने बताया कि वो परिवार, उनकी बात हुई, मतलब उन्होंने कम्युनिकेट किया उनसे, बोले वो परिवार अब सेटल्ड है, मतलब वो अब इस घर जगह को छोड़कर जा रहा है, वो ये घर आपको देकर जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे कैसे हो गया एकदम से? तो उन्होंने बताया कि आपकी जो दादी है, उन दादी ने उन जिनके परिवार से डील की थी। भाई उनके घर का एक सदस्य गया, तो वो ये कह रहे थे कि भाई हम भी इस घर के सारे सदस्यों की जान लेंगे। तो दादी ने कहा कि भाई तुम सबको छोड़ दो, मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं अपने परिवार की सारी गलती अपने ऊपर लेती हूँ। और इस तरह से वो जिन के परिवार ने उस दादी की जान ली। लेकिन उनको रहते हुए इतने साल हो गए थे साथ में कि वो जिन भी अब उनको अपने परिवार का एक हिस्सा मानने लग गए थे। तो अब वो उनको अपने परिवार में लेकर चले गए हैं, और अब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। तुम लोग यहीं पे रहो, और बाकी जो सारे नियम है वो ढंग से फॉलो करना। अगर तुमने नियम फॉलो नहीं किए तो फिर तुमको आगे दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से परिवारों के बीच में 2 सेटलमेंट हुआ। 2 परिवार एक साथ रहते थे, लेकिन अल्टीमेटली अच्छे जिन थे। कुछ जिन बहुत खतरनाक भी होते हैं, जो किसी के बस में नहीं आते हैं, और बहुत पावरफुल भी होते हैं। लेकिन ये जो परिवार था जिन्नों का, ये अच्छा परिवार था। इस तरह के इंसिडेंट भी लोगों के साथ होते हैं। आई थिंक अक्षय के पास एक कहानी है जिनकी, जिसमें खतरनाक जिन है, लेकिन आई थिंक काफी लंबा पॉडकास्ट हो गया ये, किसी और एपिसोड में कवर करेंगे। अभी तो बहुत सारी एंटिटीज के बारे में बात करनी रह गई है। तो अगर आपको चाहिए कि हम एक और पॉडकास्ट करें अलग अलग एंटिटीज के बारे में, तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। एंड थैंक यू सो मच प्रिंस सर एंड अक्षय टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हमने इतनी सारी एंटिटीज के बारे में बात की। डायन, कंठ पिशाचनी, निशी डाक, जिन और बेताल पिशाच। अगर आपको किसी एंटिटी के बारे में पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, हम उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे पॉडकास्ट का ये एपिसोड पसंद आया तो आपको स्टार प्लस का नया शो जादू तेरी नजर डायन का मौसम जरूर पसंद आएगा। तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।